अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सोलंकी। वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल आमिर व्लॉग। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का, आपके प्यार का। मेरी पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी DS-160, उनमें से काफ़ी दोस्तों ने जिन्होंने मुझसे रब्ते करने की कोशिश की, काफ़ी लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। उनमें काफ़ी सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मुझे जो टेक्स्ट मैसेज किए थे, जिनके मैं रिप्लाई नहीं दे पाया। उनके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि जो ना आप जब मुझे टेक्स्ट मैसेज कर रहे होते हो, उसमें होता ये है कि जब आपका टेक्स्ट जब आ रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे मुझे सारा काम छोड़ के आपके मैसेज को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब सारा काम छोड़ के मैं पढ़ने बैठता हूँ, तो मेरा दूसरा काम जो मैं कर रहा होता हूँ, ऑलरेडी मैं किसी फाइल पे काम कर रहा होता हूँ, तो वो मेरा टाइम डिस्टर्ब होता है। तो इसीलिए जो ना मैं उन लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाया। आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप लोग मुझे मैसेज करते हो, तो आप लोग मुझे वॉइस मैसेज किया करो। वॉइस मैसेज को सुनना और उधर रिप्लाई करना ईजी रहता है, क्योंकि जब किसी फाइल पे मैं काम कर रहा हूँ और आपका कोई मुझे मैसेज आता है, तो वो सुनना और जो ना आपका वो छोड़ के, सारा काम छोड़ के मैं जब वो पढ़ने लगूँ फिर वो रिप्लाई करूँ, तो वो मेरा टाइम जो है ना, जो फाइल पे देना होता है, मैं जो ना वो फिर आपके मैसेज को दे रहा होता हूँ। इसीलिए मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाया। तो बेहतर ये होगा कि आप मुझे अगर वॉइस मैसेज करेंगे, तो मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, ऑलरेडी जिस फाइल पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वो मेरा काम भी चलता रहेगा और जो ना मैं आपको मैसेज जो ना सुन के मैं आपका उधर जो ना रिप्लाई भी करता रहूँगा। तो ये प्लीज़ थोड़ा आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। और जो ना मैं वंस अगेन जो ना मदद चाहता हूँ उन लोगों से जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, जिनकी हेल्प नहीं हो पाई। काफ़ी दोस्तों की मैंने हेल्प की भी है, जो जो मेरे से बन पड़ा है। तो अब चलते हैं जो ना आपकी अपनी मेन जो वीडियो का टॉपिक है उसकी तरफ। वीडियो का टॉपिक है DS-160 और जो ना आपका इगामा प्रोफेशन। इगामा प्रोफेशन, काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन करके मुझसे ये पूछने की कोशिश की कि हमारा जो इगामा प्रोफेशन है वो डिफरेंट है और हम काम कुछ और कर रहे हैं। जैसे कि मोस्टली सऊदी अरब के अंदर ऐसा होता है कि हम लोग एज अ रेंटल काम कर रहे हो। होता ये है कि हमारा जो कफ़ील होता है, हम उससे जस्ट एज अ जो ना डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे हम उसके साथ जुड़े होते हैं और हम काम जो है ना अलग से अपना देख रहे होते हैं। जैसे कि आपका इगामा है, इगामे के अंदर जो प्रोफेशन लिखा हुआ है, जैसे कि बनाए आम, आमिर मंजिली, या कोई भी ऐसे लेबर कैटेगरी का जो ना आपका वीज़ा है, जो कि आपके इगामे के अंदर मेंशन है, और आप काम जिस फर्म में कर रहे हो, जिस जगह पे कर रहे हो, वो एज अ रेंटल बेस पे आप काम कर रहे हो, और वो जो है ना आपको कैश में सैलरी मिलती है। और वहाँ पे जो आप काम कर रहे हो वो आपका प्रोफेशन डिफरेंट है। जैसे कि वाइट कलर जॉब, या आप कहीं पे जो ना एज ए मैनेजर काम कर रहे हो, एज ए सुपरवाइजर काम कर रहे हो, एज ए इंजीनियर, मार्केटिंग मैनेजर, जो भी आप काम कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आप काम कर रहे हो, वो पर्टिकुलर काम, आपका जो डेजिग्नेशन है, वो आपके इकामे के साथ मैच नहीं हो रहा। ठीक हो गया एक बात, ये बात समझ लें। और जब आप DS-160 फॉर्म सबमिट करते हो ना, तो उसके अंदर सबसे पहले आपका जो ना मेन जो होता है नंबर होता है, वो पासपोर्ट नंबर होता है। यूएस एम्बेसी को आपका पासपोर्ट नंबर से ही वो आपको सारी आपकी जो ना वो डेटा निकाल लेते हैं। आपका इकामा नंबर क्या है, आपके पास कितनी जो ना फ़ोन नंबर है, आप किस बेस पे यहाँ पे काम कर रहे हो, और आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हो। तो उस टाइम पे वीज़ा ऑफिसर के सामने सबसे पहले आपका जो जाता है, वो जो अक्षर में जो आपका रिकॉर्ड है, जो अक्षर में जो आपकी डेटा दी गई है, जो भी है आपका आपका लेबर है, जो आमिल मंजिल, ये बनाया आम है, कोई भी आपका जो ना था जनरल लेबर का आपका जो है, वो शो हो रहा था। अब उस टाइम पे आप क्या करते हो कि DS-160 में आप वो प्रोफेशन लिख रहे होते हो जो कि एज ए करंटली काम कर रहे हो। जैसे कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ मैं आपको, कि मेरे इकामे के अंदर जो ना मेरा जो डेजिग्नेशन है, इकामे के अंदर लिखा हुआ है बनाया आम, पब्लिक बिल्डिंग, इंग्लिश में कुछ इस तरह से बनता है। और मैं DS-160 में ये लिख रहा हूँ कि मैं यहाँ जो ना किसी फर्म में, किसी कंपनी के अंदर मैं एज ए सुपरवाइजर काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया कि उधर DS-160 में आपने जो ना सुपरवाइजर लिखा हुआ है, और आपका जो इगामा जो बता रहा है, सऊदी अरब के रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा है आप एज ए लेबर काम कर रहे हो। तो इसी बेस पे ही आपका पहले पहले स्टेज पे आपका वीज़ा वीज़ा ऑफिसर रिफ्यूज़ कर देगा, उधर डिसाइड कर देगा, आगे वो आपकी फाइल देखेगा ही नहीं। ये बात आप अपनी जो ना बिल्कुल क्लियर माइंड में रख लें। इसे अब आगे आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपका इगामा है ना, जहाँ पे अभी आप काम कर रहे हो, रेंटल काम कर रहे हो, कफील को थोड़े बहुत पैसे देके, उनके जो मंदू बैठे होते हैं उनको आप पैसे देके आप अपना जो ना वो प्रोफेशन चेंज कराओ। ठीक है। ऐसा प्रोफेशन चेंज कराओ, कोशिश करो जो आप काम कर रहे हो ना, एज ए सुपरवाइजर काम कर रहे हो, तो आप एज ए सुपरवाइजर ही जो ना उधर अपना प्रोफेशन जो ना वो चेंज कराओ। ठीक है। अगर अगर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे कि आजकल जो ना सऊदी अरब के अंदर, आजकल तो नहीं बल्कि पिछले 2-3 सालों से सऊदी अरब के अंदर वो प्रोफेशन जो ना मोस्टली उनके जो ना एग्जाम होते हैं, आपको एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद जाके आपका वो प्रोफेशन चेंज होता है। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो आप ऐसा कर लो, अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो आप कोशिश ये करो कि ऐसा प्रोफेशन लो जो कि मतलब कि ना आपका जिसका जो ना कोई टेस्ट ना हो, कोई पेपर ना हो, कोई एग्जाम ना हो यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर। कम से कम आप लोग इस लेबर कैटेगरी, जो आप ड्राइवर कैटेगरी से थोड़ा ऊपर आओ, बाहर की तरफ आओ। ठीक है।
आप इस पे काम करना शुरू करो अपना। और दूसरी बात, आप अब दूसरा आप लोगों ने काम क्या करना है कि जहाँ पे जिस फर्म में जिस पोजीशन पे आप हो ना, आप ड्राइवर हो, आमिल मंजिली हो, कोई भी आपके पास जो है ना लेबर कैटेगरी का जो है ना अभी प्रोफेशन है, इकामा है, तो आप इन दौरान जो है ना एक दो कंट्री विजिट कर लो। ऐसे कंट्री विजिट करो जहाँ पे इस प्रोफेशन को नहीं देखा जाता। जैसे कि आप जॉर्डन जा सकते हो, जॉर्जिया जा सकते हो, अजरबैजान जा सकते हो, ठीक है ना। इजिप्ट का वीज़ा आजकल जो है ना पाकिस्तानियों को वीज़ा अवेलेबल नहीं मिल रहा, वो इशू चल रहा है थोड़ा। तो बाकी ये तीन कंट्री है ना, जैसे अजरबैजान, जॉर्डन, जॉर्जिया, आप इन तीनों कंट्रियों का इसी जो आपके पास करंट अभी प्रोफेशन है, जो करंट आपके पास अभी इगामा बना हुआ है, प्रोफेशन है, उसी के बुनियाद पर आप लोग वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो। अजरबैजान का वीज़ा है और जॉर्जिया का वीज़ा आप ऑन अराइवल ले सकते हो आप लोग, और जॉर्डन का भी वीज़ा ऑन अराइवल है। आप ये तीन कंट्री इसी जो ना जो इगामा है कंडीशन पे आप घूम सकते हो। इस तरह से क्या होगा कि आपकी एक थोड़ी बहुत जो ना ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बनेगी। और जो ना आप कम से कम इस क्वेश्चन से ना, इस जो ना क्वेश्चन मार्क से आप आगे निकल आओगे कि आपने कहीं किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल किया है, वहाँ पे आप कहते हो नो, नो कहते हैं तो वो थोड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। मैंडेटरी नहीं है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन तो वीज़ा ऑफिसर के सामने आपकी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा, पॉजिटिव प्रोफाइल जाएगी, ठीक है, जो कि आपको ये प्रूफ करोगी कि आप एक विजिटर हो। और दूसरी मेन बात ये है कि यूएई, दुबई जो ना आप लोग कोशिश करो कि इसको स्किप ना करो, एक जो ना आप विजिट करो। और इन जब कंट्रियों में आप जब विजिट करने के लिए जाते हो तो कम से कम आप 3 नाइटें 3 दिन वहाँ पे स्टे करो, कम से कम 3 दिन करो, ताकि जो ना आपका एक ट्रेवल हिस्ट्री का रिकॉर्ड जो ना वो अच्छा बने। अच्छा, उसके बाद आती है सैलरी। अब ऐसे भी लोग हैं जिनका इकामा प्रोफेशन जो ना वो सेम है, और वो काम भी वो इसी कैटेगरी में अपना काम करें, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या पेश आती है कि वो जो ना किसी रेंटल काम करें और उनकी सैलरी उनके पास कैश में आती है और अकाउंट में सैलरी नहीं आती। तो अकाउंट में जिनकी सैलरी नहीं आती तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ पे जो ना लगे वो ठीक है, लगे रहो। आप इन दौरान जो ना आप कोशिश करो किसी कंपनी में ट्रांसफ़र करो, या कोई ऐसी अपनी सेटिंग बनाओ कि जिस कंपनी में आप बने हो आप उनको अपनी जेब से पैसे दो, और आप उनको ये बोलो कि भाई जो ना हमारे अकाउंट में इतने जो ना वो सैलरी ट्रांसफ़र करें। लेकिन उसी कंपनी के अकाउंट से आप लोगों ने सैलरी ट्रांसफ़र करवानी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस मुसस्से में आप काम कर रहे हो, उसी अकाउंट सेम अकाउंट के नाम से कंपनी का अकाउंट होगा, कंपनी अकाउंट के नाम से आपके जो ना उसमें सैलरी डिपॉजिट होगी। इंटरनल डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, सैलरी डिपॉजिट या पेरोल डिपॉजिट होना चाहिए, जो कि ये मेंशन करें। क्योंकि जो ना जब आप वो वीज़ा ऑफिसर DS-160 खोलता है तो उसके सामने आपका अफसर का रिकॉर्ड आता है। आपके आपके अफसर में रिकॉर्ड में आती है सैलरी जनाब के जो ना 500 रियाल 1000 रियाल से वो कफील जो ना वो शो नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा जो ना प्रॉब्लम है। और उस टाइम पे भी ये दूसरा ऑप्शन ये है था कि इसी बुनियाद पर भी आप जो ना झूठे साबित होते हो। उधर सिस्टम में आपकी जो ना सैलरी 1000 रियाल है, और आप DS-160 में ये लिख रहे हो कि आपकी सैलरी 12,000 है या 10,000 है, 6,000, जो भी आप लिख रहे होते हो वो आप एक गलत जो ना बयानी कर रहे होते हो। तो ये भी चीज़ मैच नहीं होती। आप कोशिश करें कि आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल ऐसी बनानी है जैसे कि जो ना आपका कंपनी, आपका प्रोफेशन, आपकी सैलरी, आपका जो अक्षर का रिकॉर्ड जो ना वो आप लोगों से एक दूसरे हर यहाँ पे हर एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है ना। हर एक दूसरा डॉक्यूमेंट जैसे एगामा कनेक्टेड आपके अक्षर से, अक्षर का जो ना सारा कनेक्टेड है जो ना आपकी बैंक अकाउंट से। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको देखनी पड़ेंगी, इन पे काम करना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं है तब तक आप लोग जो है ना ये थोड़ी बहुत जो है ना कंट्री घूम लो, उसके बाद जो है ना DS-160 फिल करो, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगेगा और ज़रूर लगेगा। और मुझे काफ़ी ऐसे दोस्त भी हैं जो बोलते हैं कि भाई जो है ना हम लोग जो है ना लेट से पता रिस्क ले लेते हैं। आप रिस्क लेने में या अप्लाई करने की कोई पाबंदी नहीं है, कभी भी कहीं भी कोई भी वहाँ कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का तो कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, इस पे आप लोगों को गौर करना चाहिए। एक से ज़्यादा आपकी रिफ्यूज़ल लगती है, 3 से ज़्यादा रिफ्यूज़ल लगती है, ठीक है ना, तो ये भी एक बैड इम्पैक्ट पड़ जाता है। लेकिन इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, ये सब होता रहता है। रिफ्यूज़ल लगना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने जस्ट रिजेक्शन से बचना है। रिजेक्शन मतलब कि है ना, ऐसे ही कोई आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन DS-160 में नहीं देनी है। DS-160 में आप लोगों ने जो जो भी बोलना है ना, आप लोगों ने उनसे सच सच बोलना है। कोई गलत बयानी उन लोगों से आप लोगों ने नहीं करनी, और कोई भी गलत डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं करना। लेट्स सपोज वहाँ पे अगर आपसे वही कोई बैंक स्टेटमेंट मांग लेता है, तो बैंक स्टेटमेंट आपके पास जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही आप लोगों ने लेनी है, कोई उसके अंदर जो है ना हेराफेरी नहीं करनी। और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अगर वो मांगते हैं तो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ऑफ असेंडिक जो ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाला वो लेके जाना है, ठीक है। अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करके फिर आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए जाना है। एक आप लोग मेहरबानी क्या करें कि जो ना मेरी वीडियो पूरी देखा करें। जो वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है आप लोग वही जो ना बार बार मुझसे जो ना वही रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहे होते हो।
इस तरह से ना किया करें, आप लोग वीडियो पूरी देखा करें। जो इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर नहीं है, आप लोग मुझसे वो पूछो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और सबसे पहले जो आपसे मुझसे पूछना है, इंक्वायरी करनी है ना, आप अपने होमवर्क और प्रिपरेशन करके रखो। एक पेपर और पेंसिल लेके जो जो क्वेश्चन मुझसे पूछने होते हैं ना, आप वन टाइम वो पूछ लो। आप एक बार मुझसे पूछते हो, फिर जो ना 2 घंटे के बाद जो ना उस पर बात होती है मेरी, 2 घंटे के बाद फिर आप दूसरी जो ना बात पूछते हो, तीसरी बात पूछते हो, फिर जो ना चौथी बात पूछते हो। आप वन टाइम अपनी प्रिपरेशन करके रखो कि आप लोगों ने मुझसे पूछना क्या है। वो फिर वन टाइम जैसी मेरी बात होती है, जैसे मुझे टाइम मिलता है, तो मैं आपको एक ही टाइम में वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने करना क्या है, किस तरह से कैसी प्रिपरेशन करनी है। अभी आप लोगों ने जो मैं बता चुका हूँ, आप इस पे वर्किंग करो, और जो ना थोड़ा टाइम लगे आपको काम करने में, तो इंशाल्लाह आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे, आपको जो ना यूएसए का वीज़ा मिल जाए। यूएसए का वीज़ा या किसी भी कंट्री का वीज़ा जब आप अप्लाई करते हो, कोई भी कंट्री हो, आप उसका अगर वीज़ा अप्लाई करते हो, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, कोई भी आप जो ना शेंजन में किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करते हो, तो उनके पास सारा जो ना रिकॉर्ड जा रहा होता है, सारी सेटिंग उनके पास होती है। हर हर सिस्टम जो है ना एक दूसरे से मिला हुआ है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला हुआ। तो वो जैसे ही आप वही सारी चीज़ें, जैसे डी760 में आप गामा नंबर या पासपोर्ट नंबर डालते हो, तो उनके सामने सारा रिकॉर्ड आ जाता है कि आप जो ना क्या काम कर रहे हो। बाकी तो चलो, जब डी760 फिल कर रहे हो तो उस टाइम में आपका गामा की कॉपी या डॉक्यूमेंट नहीं जाते, लेकिन बाकी कंट्री में आप जो ना आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। वीएफएस के ऑफिस में जाके आप लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, उसकी ट्रांसलेशन भी होती है। आपने जो ना फॉर्म में कुछ और लिखा होता है, आपका डेजिग्नेशन गामा कुछ और बता रहा होता है, सैलरी आपने कुछ और लिखी होती है जो ना कि हमारी इतनी सैलरी है, और आपकी बैंक स्टेटमेंट में इंटरनल ट्रांजैक्शन जो ना आपकी आ रही है, कोई सैलरी का कोई प्रूफ ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारे जो ना, ये मतलब कि आपको मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, और जो ना रॉन्ग डॉक्यूमेंट उनको दे रहे हो। उनके हिसाब से ये सारा रॉन्ग डॉक्यूमेंट ही है। ठीक है, आप इन चीज़ों से बचो, कोशिश करो। आप लोगों ने रिजेक्शन, अगर रिजेक्शन आपको एक बार लग गई, तो आप 5 साल के लिए आप लोग बैन हो सकते हो। तो ये थी सारी डिटेल जो मैंने आपको बताई। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।